हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और अपने वादे के मुताबिक मैं आप सबके लिए जो क्लास लाई हूँ वो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, साइंस की। हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, देन एक एक चैप्टर्स को हम आगे पढ़ते चलेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम साइंस का जो चैप्टर 1 है उसे हम सबसे पहले देखेंगे, जिसमें हमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में यानी कि भोजन के घटकों के बारे में हमें ये टॉपिक को देखना है। ठीक है, तो ये जो बच्चे जूनियर का पेपर देंगे सीटेट के लिए, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुपर टेट में भी आपके साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, एंड साथ में अगर आप देखो तो जीके जीएस के क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट की समरी यहाँ पर रखी गई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है खाने के बारे में, जो भोजन होता है उसके बारे में बताया गया है। लिखा गया है कि भोजन सभी जीवित जीवों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। अगर भोजन ना रहे ना तो शायद इस पृथ्वी पर मनुष्य ना रहे। हर एक चीज, मतलब चाहे वो एक सेल से बना हो या बहुत सारे सेल से बना हो, सभी के लिए भोजन जरूरी है। भोजन के माध्यम से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। भोजन के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें वायु और जल की भी जरूरत पड़ती है, बट ये सब एक सिक्के के पहलू हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी हमारा जीवन संभव है। ठीक है, यह सामान्य शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी हम कह सकते हैं फिजिकली जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी फूड से ही मिलता है। और इसके बहुत सारे अलग अलग घटक हैं और इसके बहुत अलग अलग पोषक तत्व भी हैं जो हमें संपूर्ण पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। यानी कि भोजन बहुत सारे अलग अलग फैक्ट से मिलकर के बना हुआ है और इसके कुछ अलग अलग इसके पोषण होते हैं। जितने भी तरह के घटकों से ये बना है वो सभी घटक हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं और संपूर्ण पोषण देने का काम करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि दाल, अंडे, मांस आदि हमें प्रोटीन देने का काम करते हैं। फल और सब्जियों से हमें विटामिन मिलती है। अनाज, दाल और जई, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें देने का काम करती हैं। तेल, घी, मक्खन आदि चीज़ें हमें फैट देने का काम करती हैं। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं ये इसके बारे में हम जानेंगे। बट अभी आप जानो कि देखो, हमने देखा कि ये घटक हैं, एक तरीके से भोजन के घटक है। दाल, अंडे, मांस, मछली, फल, सब्जी, ये सब भोजन के क्या हैं? घटक हैं। और ये हमें क्या दे रहे हैं? ये हमें प्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। विटामिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी है हमारे शरीर के एनर्जी के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, साथ में अगर हम बात करें फैट, वसा हो गया, ये सभी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और हमें मिलता कहाँ से है? ये मिलता है भोजन से। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर स्टार्च के रूप में मौजूद होता है। वे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और इस प्रकार ऊर्जा देने वाला भोजन है कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में ज़्यादातर मौजूद होता है, तो वो स्टार्च के रूप में मौजूद होता है और ये एनर्जी देने वाला फूड है। आपको पता होना चाहिए, इसे हम त्वरित ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन या इंस्टेंट एनर्जी देने वाला भोजन भी मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें ऊर्जा देने का काम करता है। अगर आप थक गए हो तो आप जिस एनर्जी ड्रिंक का यूज़ करते हो ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ठीक है, गेहूं, आलू, चावल आदि में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से पाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम कुछ मीठा खाते हैं ना तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई इंसान है, उसे इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप किस तरह का भोजन उसे प्रोवाइड कराएंगे? तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी, इस तरह के भोजन देने से वो जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन परीक्षण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस तरह से आप कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन का परीक्षण करते हैं। देखते हैं। आयोडीन परीक्षण द्वारा सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की जांच की जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट
का जांच हमें करना है तो हम कौन सा परीक्षण करेंगे? हम करते हैं आयोडीन का परीक्षण। कैसे करेंगे? तो जो भी हम सैंपल लेंगे, नमूना जो भी लेंगे, उसमें खाद्य पदार्थ, उस नमूने वाले खाद्य पदार्थ में जो तनु आयोडीन विलयन रहेगा उसकी कुछ बूंदें हम मिलाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी खाना हम लेंगे उसमें जब हम आयोडीन विलयन को हम मिलाएंगे तो वो अपना रंग बदलेगा। रंग बदल करके यदि वो नीला या काले रंग का हो जाता है, नीले काले रंग का हो जाता है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में मौजूद है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है और आयोडीन परीक्षण किया गया है तो आयोडीन परीक्षण के माध्यम से उस भोजन का रंग कैसा होगा? तो भोजन का रंग कैसा होगा? नीला काले रंग का होगा। ये शायद मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था आप लोगों का, तो उसमें ये क्वेश्चन था भी कि परीक्षण से कौन सा रंग निकल करके आएगा। तो पॉइंट को नोट डाउन करें, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फिर बताया गया है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि ये भी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के एक एक अंग के निर्माण के लिए जरूरी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा था, ऊर्जा दे रहा था, लेकिन एनर्जी किसे देगा? अंग को, हमारे जो कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उन्हीं को वो एनर्जी देता है। तो एनर्जी देने के लिए जो अंग चाहिए वो अंग का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जो सेल्स बनते हैं वो प्रोटीन की वजह से बनते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं भी इंजरी हो जाती है तो उसको सही करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। क्योंकि इंजरी जो है वो तभी सही होगी जब सेल्स डेवलप होंगे, और सेल्स डेवलप किससे होंगे? प्रोटीन से डेवलप होते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर का विकास करने के लिए अगर बढ़ता हुआ कोई बच्चा है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन। और प्रोटीन मिलता कहाँ से है? अंडे से, मांस से, दाल से। ये सब प्रोटीन के सबसे अक्षय स्रोतों के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, अब हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया, भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? तो भोजन के नमूने में जो भी हम भोजन का सैंपल लेंगे, फूड का सैंपल लेंगे, उसमें प्रोटीन का अगर हम जांच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा के घोल की जरूरत होती है। ठीक है, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से आप किस चीज का परीक्षण कर सकते हैं? तो प्रोटीन का हम टेस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भोजन का जो भी हमने नमूना लिया है उसे हम पतला पेस्ट बना लेंगे और उसमें क्या करेंगे? ये जो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का जो घोल है उसे उसमें मिला देंगे। तो मिलाते ही क्या होगा? वो अपना रंग, जो खाना था, जो भोजन था, वो अपना रंग बदल देगा और वो किस रंग का हो जाएगा? बैगनी रंग का हो जाएगा। तो अगर बैगनी रंग का हो गया तो उसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, देखो कितना आसान है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया तो नीला और काला रंग निकल करके आया, नीला काला रंग निकल करके आया। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का यूज किया, जिसकी वजह से जो भोजन का कलर है वो कैसा हो गया? बैंगनी रंग का हो गया। क्लियर? अगला इसमें बताया गया है फैट के बारे में। फैट के बारे में लिखा गया है कि वसा उच्च ऊर्जा वाला पोषक तत्व है, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इनकी शरीर को मध्यम मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत नहीं होती है हमारे शरीर को, बहुत थोड़ी मात्रा में भी इससे हमारे शरीर में काम चल सकता है। ठीक है, वसा हमारे शरीर का आरक्षित खाद्य पदार्थ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आरक्षित खाद्य पदार्थ कहने का मतलब कि ये हमारे शरीर में स्टोर होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में कहीं एक जगह सुरक्षित होगा और बाय चांस अगर हमें खाना नहीं मिल रहा है तो ये जो होता है वसा, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब हमने इसे स्टोर करके रखा था अपनी बॉडी में विभिन्न परिस्थितियों के लिए। अब मान लीजिए वो परिस्थिति पड़ी ही नहीं, हमें बराबर मात्रा में खाना हमेशा मिलता रहा, तो ये स्टोर होता 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 क्या करता है? हमारे शरीर को एकदम फैटी बना देता है। ठीक है, लेकिन आपने बीच बीच में क्या किया? फास्ट किया, आपने व्रत रखा, खाना उस टाइम पे नहीं मिला, तो हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा था? वसा, जो हमारे शरीर में फैट मौजूद था वो हमें
एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से हम काम कर रहे थे। तो फैट जो हमारे शरीर में बचा कुचा था ना, वो काम करना शुरू कर दिया, तो हम बहुत मोटे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी ये प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये देर में काम करता है। और इसके जो भी स्रोत हैं आप देख सकते हो, बहुत आसान चीज़ है, तेल, घी, मक्खन, खास करके चॉकलेट। चॉकलेट भी वसा का एक कह सकते हैं माध्यम होता है जिससे वसा प्राप्त किया जाता है। अब हम कैसे जानेंगे कि किसी भी भोजन में वसा या फैट है कि नहीं है? तो पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है। आप कोई भी खाना जिसमें आपको लगे कि फैट हो सकता है, आप उसे ले लो और किसी भी एक नॉर्मल से कागज़ में उसे आप लपेट दो। एक साधारण कागज़ के द्वारा आप उसे पहचान सकते हो। कागज़ में लपेट करके थोड़ा सा आप उसे कूट दो। ठीक है, कूटने का मतलब कुचल दो उस खाने को। अब जब आप कुचलोगे ना, तब अपने आप आपको कागज के ऊपर कुछ तेल के धब्बे, कुछ लिक्विड फॉर्म के रूप में आप देखोगे कि उस कागज के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इससे पुष्टि हो जाती है कि उस खाने में फैट था। जैसे आप देख सकते हो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ नारियल के टुकड़ों को इस कागज पे लपेटा और ऊपर से हमने क्या किया, किसी भी बर्तन से या लकड़ी से उसको हमने कुचल दिया, मतलब इस नारियल के टुकड़े को। तो हटाने के बाद हमें दिखा कि इस कागज के टुकड़े पर इस तरीके से धब्बा बन गया है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी ये खाना था उसमें फैट की मात्रा मौजूद थी। ठीक है, अगला अगला कौन सा है? तो अगला टॉपिक है इसमें फाइबर्स, रेसे जिसे हम कहते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, फैट के बारे में पढ़ा। एक चीज याद रखिए, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको करा रही हूँ, लाइन टू लाइन मैं एनसीईआरटी नहीं करा रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं वो पॉइंट्स अपने खुद से छाट के यहाँ पे रखी हूँ। ठीक है, तो इसलिए बड़े आराम से पॉइंट्स को नोट डाउन करो। क्लास रिकॉर्डेड है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो फाइबर्स के बारे में लिखा है कि ये ऐसा पदार्थ है जो भोजन में बल्क जोड़ते हैं। मनुष्य फाइबर को पोषक तत्व के रूप में उपयोग नहीं करता, मतलब ये ऐसा फाइबर ऐसा मटेरियल नहीं है कि हमें पोषण प्रदान करने का काम करता है, लेकिन ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, अगर उसमें फाइबर की मात्रा नहीं रहेगी तो भोजन जो होगा वो आसानी से पच नहीं पाएगा। ठीक है, तो भोजन को पचाने के लिए, भाई भोजन नहीं पचेगा तो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? भोजन का डाइजेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जब तक भोजन में फाइबर नहीं रहेगा, रेशे नहीं रहेंगे ना, तब तक भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए भोजन में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, कहने का एक सिंपल सा मैं चीज़ आपको बता रही हूँ। जैसे मान लो कि आप अपने खाने में बहुत ही ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हो, तो मान लो कि मैं एक यहाँ पे इस तरीके से आपका मतलब मुंह बना देती हूँ, आपका नहीं, मतलब एक नॉर्मल सा मान लो कि मुंह है, और ये वो नली है, वो पाइप है जिससे खाना जाता है। आपने कुछ खाया, तो अब जितनी बार फैट खाओगे ना, वो फैट क्या करता है, इस नली के ऊपर एक ऐसे लेयर बनाएगा जो बहुत ही चिकना होगा, बहुत ही चिकना होगा। तो आप सोच सकते हो कि ये लेयर सिर्फ हमारे गले की नली में नहीं बल्कि हमारे आंतों में भी बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी खाना हम खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और वो वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि एक हमारा जो बॉडी है उसमें नली जो है, हमारे मुंह में जो नली है वो थोड़ा सा खुरदुरा है। अब यहाँ से जब भोजन जाएगा ना, तो वो घर्षण करते हुए जाएगा, मतलब आराम से रुक रुक करके एक तरीके से जाएगा, तो वो भोजन ज़्यादा देर से डाइजेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आप जब चलते हो ना, तो चलने के टाइम पे घर्षण जरूरी होता है, अगर नहीं रहेगा तो आप स्लिप करके गिर जाओगे। सेम कंडीशन है, अगर हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं अगर वो खुरदरे नहीं रहेंगे तो फिर भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और उनको इस तरीके से बनाने का काम करता है फाइबर। इसीलिए ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? अब भोजन के तो जो घटक थे वो हमने पढ़ लिया, लेकिन उन घटकों के ना होने से हमारे शरीर में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी कमी से होने वाले कुछ रोग हैं जो हमारे शरीर में हो जाते हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं, संतुलित आहार हम किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व हों। ठीक है,
मतलब हमारे खाने में अगर हमारी थाली है तो उसमें प्रोटीन भी चाहिए हमें, उसमें हमें फैट भी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हमें चाहिए, उसमें हमें मिनरल्स भी चाहिए, उसमें हमें रेसे भी चाहिए जिसे हम फाइबर्स कह रहे थे। तो सभी चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को सिर्फ फैट दिए जा रहे हो तो उसके लिए ज़रूरत पूरी हो जा रही है। ठीक है, मतलब हमारे थाली में अगर ये सभी चीज़ें मौजूद हैं तो उसे हम बैलेंस डाइट का नाम देते हैं, क्योंकि ये सभी हमें एक सामान्य दिनचर्या जीने के लिए ज़रूरी होती है। तो कमी से अगर मान लो कि ये किसी इनमें से किसी भी एक चीज की अगर कमी हो गई तो हमारे अंदर उसकी कमी से होने वाले कुछ ना कुछ रोग हो जाते हैं। तो कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो कमी से होने वाले रोग कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। उचित संतुलित आहार में इन रोगों का इलाज किया जा सकता है। मतलब अगर मान लो कि किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी हो रही है तो हमें पता चला हम प्रोटीन की मात्रा उसे प्रॉपर रूप से देने लगे तो उस बीमारी का इलाज हो सकता है। यदि शरीर में विटामिन की कमी होगी तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं, जैसे स्कर्वी हो जाएगा, पेलाग्रा हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, ऐसे रोग हो जाएंगे। तो अगर हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में वो विटामिन देना शुरू कर दें तो ये बीमारी सही हो सकती है। अगर खनिज लवण यानी कि मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग हो जाएंगे, जैसे आयरन। आयरन क्या है? मिनरल्स ही तो है, और मिनरल्स की अगर आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाएगा। फॉस्फोरस ये भी मिनरल्स के अंतर्गत आएगा। फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो हड्डी से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, दांत कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम फास्फोरस की मात्रा को अपने डाइट में शामिल कर लें तो उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ विटामिन दिए गए हैं, उनकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है और साथ ही साथ बताया गया है क्या उसके सिम्टम्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जो आप बड़े आसानी से जान सकते हो। जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका विजन जो होगा, जो देखने की क्षमता हो जाएगी वो कम हो जाएगी, और शाम के टाइम पे मतलब जैसे जैसे रात होगा वो और भी खराब होता चला जाएगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो वेट होता है वो बहुत तेजी से घटता है और जो मसल्स होते हैं वो पूरी तरीके से कमजोर होते जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा, आपके जो मसूड़े होंगे उसमें से खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होगा, यानी कि आपकी जो हड्डियां होंगी वो पूरी तरीके से एकदम नॉर्मल सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखो, अब विटामिन ई की कमी अगर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्किन होंगे उससे रिलेटेड बीमारी होंगी, यानी कि त्वचा संबंधी जो बीमारी होती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि प्रजनन क्षमता संबंधी जो बीमारी होती है, यानी कि बच्चे पैदा करने से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो इसकी कमी के कारण होता है। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ई को। ठीक है, विटामिन के की अगर कमी होगी तो क्या होगा कि आप जो ब्लडिंग अगर होगा, कहीं इंजरी हो गई है ना तो वहां से अगर ब्लड निकल रहा है तो उसका क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी से जो हमारा शरीर होगा, जो उसमें हड्डियां पूरी तरीके से क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो उनके नाम भी दिए गए हैं। फास्फोरस की कमी से हमारे जो कह सकते हैं कि दांत और हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग होगा, और कह सकते हो कि गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिफिशियंसी डिजीज के बारे में यहाँ दिया गया है कि कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनके सिम्टम्स कौन से हैं, कौन से विटामिन और मिनरल की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप नोट डाउन करना। कोई भी आप वनडे एग्जाम दोगे ना, सामान्य डिजीज, सामान्य बीमारियों से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं और खाद्य स्रोतों में हम बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन आवश्यक पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए, सामान्य रूप से कार्य को करने के लिए एक तरीके से हमारे शरीर को तैयार रखता है। शरीर में होने वाले जो संक्रमण बीमारियां होती हैं उनसे भी लड़ने में मदद करता है। फल और सब्जियां विटामिन के बहुत ही प्रमुख स्रोत हैं।
हमारी आँखें, जो हमारी हड्डियाँ हैं, दाँत हैं, मसूड़े हैं, त्वचा को, इन सब को स्वस्थ करने का काम विटामिन्स का है। कितने तरह के विटामिन होते हैं? तो विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बी विटामिन लगभग 12 तरीके का होता है। विटामिन ए, बी, विटामिन एक, विटामिन दो, सॉरी, विटामिन B1, B2, B3 इस तरह से करके होता है। फिर सी, डी, ई, के, ये विटामिन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें तो विटामिन के, ई, डी और ए ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, यानी कि फैट में ये घुलता है। और इसके बाद बचा बी और सी। बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि अगर हमारे शरीर में वसा नहीं है, फैट की मात्रा कम है ना, तो अगर हमारे पास विटामिन के, ई, डी, ए है तो भी ये हमारे शरीर को अच्छे से लग नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो घुला ही नहीं है, और घुलेगा नहीं तो हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में कैसे पहुंचेगा? इसीलिए हमारे शरीर में वसा की भी जरूरत है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है और हम विटामिन सी भले ले रखे हैं, हम विटामिन सी हमारे शरीर में है, लेकिन जल नहीं होने के कारण ये हमारे शरीर में डिजोल्व नहीं हो पाया, यानी कि हमारे शरीर को ये अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो के, ई, डी, ए ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलता है, और बी और सी विटामिन ऐसा है जो जल में घुलता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं और अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे कुछ विटामिन के बारे में जो कह सकते हैं उनके कार्य जो हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में क्या दिया गया है कि ये हमारे आंखों को और हमारे त्वचा को स्वस्थ रखने का काम करता है। B1 क्या करता है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही साथ विटामिन सी क्या करता है, तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ तो रखता है, हमारी मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनको स्वस्थ रखने का काम करता है, और साथ ही साथ जो हमारे शरीर में हमारे शरीर में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने का काम करता है। विटामिन डी हमारे दांत को और हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है। विटामिन ई जो है वो हमारे स्किन को, हमारे बाल को एक तरीके से स्वस्थ रखने का काम करता है। और विटामिन के जो है हमारे शरीर में अगर कहीं इंजरी होती है तो ब्लड के क्लॉटिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन है, उनके फंक्शंस दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना और इसे अच्छे से रिवाइज करना। 2 स्लाइड और हम पढ़ेंगे और क्लास 6 की जो एनसीईआरटी साइंस की है उसका फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप मैं अच्छे से करा पाऊंगी आप लोगों को आगे के चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम खनिज लवण यानी कि जिसे हम कहते हैं मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं। मिनरल्स हमारे शरीर के लिए अलग अलग स्तरों पर कार्य करने का काम करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के विकास, जो हमारी बॉडी है उनके कार्य करने के सहित जो हमारा भोजन होता है उसके पचने के साथ साथ हमारे शरीर में जो सांस लेने और छोड़ने का प्रोसेस होता है, इनमें भी इनका विशेष रोल होता है। अगर हम देखें तो खनिज लवण में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सभी हमारे शरीर में एक लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या आप सोच सकते हो हमारे शरीर, हमारी बॉडी जो है ना उसमें लोहा भी पाया जाता है। आयरन है तो लोहा तो पाया जाता है ना, जिंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ये सभी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए एक कह सकते हैं विशेष रोल प्ले करते हैं।
एंड लास्ट स्लाइड है ये, इसमें दिया गया है हम सभी अपने दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे विभिन्न प्रकार। अच्छा, ये तो पदार्थ आ गए भाई, ये तो नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है वो मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल कहने का सेंस आप कह सकते हो कि मैं नाम आपको बता देती हूँ, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि हम जो भी चीज़ें होंगी, जो वस्तुएं होंगी, उनका विभाजन अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो हमारा अगला चैप्टर होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड भी मैं स्लाइड तैयार कर रही हूँ, वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगला टारगेट हमारा ये रहेगा ना कि हम मैक्सिमम चैप्टर्स करने की कोशिश करें, मतलब एक साथ 3-4 चैप्टर पढ़ ले ताकि हम जल्दी से जल्दी